नमस्कार विद्यार्थियों। हम भारत में सिंचाई के जो साधन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि हम देखते हैं भारत का जो धरातलीय स्वरूप है, भारत में जो वर्षा का औसत वितरण है वो सभी जगह समान नहीं देखने को मिलता है। और इसी कारण से भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता है, कहीं कम सिंचाई की आवश्यकता है। तो वर्षा की मात्रा और नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके हिसाब से यहाँ सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है। और धरातलीय स्वरूप की भिन्नता के आधार पर देश में अलग अलग प्रकार के सिंचाई साधनों का विकास हुआ। क्योंकि हम देखते हैं भारत का जो धरातलीय स्वरूप है, कहीं आपको पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, कहीं आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, कहीं आपको तटवर्तीय भाग देखने को मिलते हैं, डेल्टाई क्षेत्र देखने को मिलते हैं, कहीं आपको ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर धरातलीय विन्यास के आधार पर यहाँ पर सिंचाई के साधनों का विकास हुआ। क्योंकि भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसके कारण से यहाँ खाद्यान्न उत्पादन है वो भी अधिक होना चाहिए। जनसंख्या का जो भरण पोषण है उसके लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण भारत में विभिन्न सिंचाई साधनों का विकास हुआ और इनके माध्यम से हम वर्तमान में सिंचाई कर रहे हैं, कृषि फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और सिंचाई के माध्यम से इनमें उत्पादन में बढ़ोतरी भी हुई है। तो इस प्रकार हम भारत के कुल क्षेत्रफल को देखते हैं तो उस क्षेत्रफल के हिसाब से जो सिंचाई होनी चाहिए वर्तमान में भी बहुत कम एरिया ऐसा है, क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई संपन्न होती है। कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 51% हिस्से में हमारे यहाँ कृषि के कार्य संपन्न किए जाते हैं। लेकिन इस 51% भाग के केवल 28% भाग पर ही हम विभिन्न जो सिंचाई के साधन हैं उनके द्वारा सिंचाई संपन्न करते हैं। तो ये 28% का जो भाग है जिसमें हम सिंचित भूमि को शामिल करते हैं, इस सिंचित भूमि को अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नजर डालते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जल की आवश्यकता होती है। और इसी को हम अगर मानचित्र में समझाने का प्रयास करें तो ये भारत के मानचित्र में हम जल की आवश्यकता के आधार पर ये मानचित्र हमने बनाया और इसके आधार पर हम आसानी से यह पहचान सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में अधिक सिंचाई की आवश्यकता है, कौन से क्षेत्र में कम सिंचाई की आवश्यकता है। क्योंकि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो अलग अलग समय में निर्मित भौतिक जो प्रदेश है उनका यहाँ निर्माण हुआ। आपको प्राचीन आदिकल्प से नवीन जो धरातलीय स्वरूप है वो देखने को मिलेंगे। फलस्वरूप यहाँ पर सिंचाई के जो साधन हैं वो भी धरातलीय स्वरूप के हिसाब से विकसित हुए हैं। जैसे हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर आपको तालाबों की अधिकता देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पर आपको नहर सिंचाई द्वारा या फिर कुओं और नलकूपों के द्वारा यहाँ सिंचाई का कार्य संपन्न होता है। तो हम अगर यहाँ भारत के मानचित्र में जल की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं तो मैदानी क्षेत्र का अधिकांश भाग ये एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि पूरे साल भर इस क्षेत्र में नदियां प्रभावित होती हैं जिनके माध्यम से पूरे साल भर यहां जल उपलब्ध होता है। साथ ही असम, मेघालय, मिजोरम का जो क्षेत्र है जहां अत्यधिक बारिश संपन्न होती है
और सह्याद्री का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहां सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा, औसत रूप से जहां जल की आवश्यकता होती है, अधिकांशतः मध्य भारत और दक्षिणी भारत को हम इसमें शामिल करते हैं, जहां औसत रूप से जल की आवश्यकता होती है। अधिक जल की आवश्यकता जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, सौराष्ट्र और विदर्भ का जो हिस्सा है वहां, और राजस्थान, गुजरात का हिस्सा, यहां पर औसत रूप से अधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि राजस्थान का और गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, यहां पर सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इसी के अनुरूप यहां पर सिंचाई के साधनों का विकास हुआ। फलस्वरूप अनेक माध्यमों के द्वारा हम यहाँ इन क्षेत्रों में कृषि का कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ पर हम सिंचाई के साधनों की बात करते हैं तो नहर के द्वारा 40% भाग पर सिंचाई होती है, कुएं और नलकूप के द्वारा 38.5% भाग पर सिंचाई होती है, तालाबों के द्वारा 14.5% और अन्य स्रोतों के द्वारा 7% भाग पर सिंचाई विभिन्न साधनों के द्वारा संपन्न होती है। तो ये कुल सिंचाई का जो भाग है वो कृषि क्षेत्र का जो भाग है 51%, उसमें से लगभग 28% भाग पर हम सिंचाई कर पाते हैं। और वर्तमान में खाद्यान्न की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए हमें सिंचाई के साधनों का विकास करना पड़ेगा, ताकि हम खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर के साथ साथ हम उनका निर्यात अन्य देशों को कर सकें। हम यहाँ सबसे पहले नहरों की बात करते हैं। नहर के द्वारा भारत में कुल कृषि क्षेत्र के 40% भाग पर सिंचाई का कार्य संपन्न होता है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि नहरों का निर्माण ऐसी जगह संपन्न करते हैं जहां की जमीन, जहां का धरातल समतल हो और वहां पर पूरे साल भर पानी उपलब्ध हो। तो भारत का मैदानी भाग, जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं, वहां पर अधिकांश के रूप में नहरों का विकास हुआ। और डेल्टाई के जो क्षेत्र हैं, नदी डेल्टा के जो क्षेत्र हैं, वहां पर नहरों का निर्माण हुआ और नहरों के माध्यम से सिंचाई का कार्य संपन्न होता है। क्योंकि समतल मैदानी क्षेत्र में इनका निर्माण हम करते हैं, जल का जो प्रवाह है वो भी धीमी गति से होता है, तो आसानी से हम सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। निरंतर जल की आपूर्ति इनके माध्यम से होती है। फलस्वरूप पूरे साल भर हम सिंचाई का कार्य आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जब नहरों की बात करते हैं तो नहरों को हम दो भागों में या दो प्रकार की नहरों को हम बांट सकते हैं। एक तो नित्यवाही नहरें और दूसरी अनित्यवाही या बाढ़ की नहरें। नित्यवाही नहरों में हम ऐसी नहरों को शामिल करेंगे जो पूरे साल भर जल उपलब्ध कराती है, और जबकि अनित्यवाही नहरों में हम उन नहरों को शामिल करेंगे जो पूरे साल भर जल उपलब्ध नहीं कराती है। अधिक वर्षा के समय या फिर बाढ़ की स्थिति के समय इन नहरों में अतिरिक्त पानी को छोड़ा जाता है, जो कि कृषि में सिंचाई के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार नहरों के माध्यम से हम सर्वाधिक सिंचाई संपन्न करते हैं। लगभग कुल कृषि क्षेत्र का 40% भाग पर हम नहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं। दूसरा, हम कुओं और नलकूपों की बात करते हैं। ये सिंचाई के साधन उन्हीं क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, उन्हीं क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है जहां पर बलुई चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ये इसलिए यहां इनका विकास हुआ
क्योंकि बलुई चिकनी मिट्टी पानी का शोषण करके भूमिगत जल स्तर को बढ़ाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि वहां पर भूमिगत जल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा मात्रा में वहां भूमिगत जल उपलब्ध होता है। यहाँ अगर कुल कृषि क्षेत्र में नहर और कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की बात करते हैं तो लगभग 38.5% भाग पर इनके माध्यम से सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। क्षेत्र के हिसाब की बात करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। औसत रूप से ये जो साधन है खर्चीला होता है, लेकिन एक बार इनको बनाने के बाद में हम लगातार इनके माध्यम से सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत है सिंचाई का वो हम तालाब को शामिल करते हैं। हमने तालाबों की जो स्थिति है, जहां तालाब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो भारत का जल दक्षिण का जो पठार है उन क्षेत्रों में तालाबों के द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नहरें बनाना, कुओं और नलकूप खोदना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है वो पठारी है, कठोर चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। फलस्वरूप यहाँ नहरें बनाना और कुओं और नलकूपों का निर्माण संभव नहीं होता। आसानी से ये कार्य यहाँ इन क्षेत्रों में संपन्न नहीं होता, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र यहाँ इन क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ जो धरातल है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार दक्षिणी जो हिस्सा है पठार का, भारत का दक्षिणी जो हिस्सा जिसमें हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को शामिल करते हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश को शामिल करते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ये ऐसे क्षेत्र जहां पर तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई संपन्न की जाती है। और परंपरागत रूप से प्राचीन काल में भी इन क्षेत्रों में तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, और आज भी यहाँ पर इन्हीं माध्यम के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो ये ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिकांशतः भागों में इन तीन माध्यमों के द्वारा, तीन साधनों के द्वारा, तीन स्रोतों के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है, जबकि अन्य स्रोतों के द्वारा 7% हिस्सों पर सिंचाई का कार्य किया जाता है। इन 7% हिस्सों में क्षेत्र के हिसाब से परंपरागत जो साधन हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अन्य साधनों के द्वारा 7% भागों पर सिंचाई का कार्य किया जाता है, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक विभिन्नता है वो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं, और इसी कारण से भारत में सिंचाई की महत्ता का हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें भी हमने बात की कि सिंचाई की जो विधियां हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, किस कारणों से हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम मोटे तौर पर वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की अनियमितता है, वर्षा का जो रूप है, जनसंख्या में वृद्धि, चारागाहों का विकास, कुछ विशेष फसलें ऐसे होती हैं जिनमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से भारत में सिंचाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम कृषि कार्य संपन्न करते हैं। हमारा खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो भी अधिक मात्रा में हम प्राप्त कर सकें। हमने सिंचाई के विभिन्न साधनों की जब बात की, विभिन्न जो सिंचाई की विधियां हैं उनकी बात की, हम सिंचाई के लाभ के साथ साथ उनके दोषों की अगर बात करते हैं तो कुछ दोष भी हमारे सामने आते हैं, कुछ हानि भी
अत्यधिक सिंचाई के कारण हमें देखने को मिलती है, वो हानि रेह, कल्लर, भू जल प्लावन की स्थिति, नमकीन तत्वों की अधिकता, ये हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये स्थिति देख सकते हैं जहां पर अत्यधिक सिंचाई के कारण हमारी भूमि की उपजाऊपनता लगातार खत्म हो रही है, अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो इस कारण से हमें कृषि के अंतर्गत सिंचाई का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें एक अनुकूलतम स्तर पर सिंचाई करनी होगी, ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें और हम अपने भूमि का उपजाऊपन है, उर्वरकता है, उसको भी हम बचा के रख सकते हैं। तो सिंचाई को हम एक अनुकूलतम स्थिति तक ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी जमीन की उर्वरकता बनी रहे। थैंक यू।